एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर BSCB फाउंडेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का कुछ ऑब्जेक्टिव। और इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव सीरीज बता चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लास्ट एंड फाइनल तैयारी का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का 25 या ज़्यादा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहे जाते हैं, मतलब प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा तो क्या कहलाएगा? पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। तो कौन आंसर सही है? दूसरा देखिए, परावर्तन का कोण होता है, परावर्तन का कोण कहाँ होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच। तो इसमें ऑप्शन देखिए, आपतित किरण तथा दर्पण के सतह के बीच का कोण। नहीं, आपतित किरण मतलब आपतित किरण आ रहा है तो आपतन कोण न बनेगा, परावर्तन कोण कहाँ से बन जाएगा? आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच। तो नहीं, तो ये हो गया आपतन कोण का परिभाषा। ग नंबर देखिए, परावर्तित किरण तथा दर्पण के सतह के बीच का कोण। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल रहा है, ये दर्पण समझ लीजिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ पर अभिलंब खींचा हुआ है तो ये होता है परावर्तन कोण, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का होता है, न कि ये परावर्तित किरण और दर्पण के बीच का कोण नहीं होता है परावर्तन कोण। तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर घ होगा। अगला 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? मतलब किस दर्पण द्वारा। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, एक होता है लेंस और होता है एक दर्पण। तो लेंस का उल्टा दर्पण होता है। तो क्या बोल रहा है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों पड़ता है, तो ये आंसर सही होगा। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो ख आंसर सही है। अगला देखिए दोस्तों 4 नंबर, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इस आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल तीनों दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर देखिए, वस्तु से छोटा कौन? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? मतलब वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। तो दोस्तों देखिए, समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में वस्तु से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से बड़ा होता है, लेकिन हमसे छोटा पूछ रहा है तो उत्तल दर्पण आंसर होगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? मतलब बोल रहा है ऐसा कौन सा दर्पण है ना जिससे समांतर किरण पुंज मिल सकता है, मतलब निकले नहीं, दूर से बहुत आके मिल जाए। तो अवतल दर्पण में ऐसा होता है क्योंकि प्रतिबिंब बनता है। 7 नंबर देखिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर वस्तु स्थित होगा ना तो उसका प्रतिबिंब कोई भी दर्पण में फोकस पर बनता है। 8 नंबर देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो वक्रता फोकस दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे। दोस्तों ये फार्मूला जानते हैं, F बराबर R/2। तो क्या बोल रहा है? फोकस दूरी ये पूछ रहा है हमसे, F पूछ रहा है और ये है वक्रता त्रिज्या, तो 2 से भाग दिए यानी आधा, तो आधी होती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो दर्पण प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? बोल रहा है क्या? मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस ये F और ध्रुव के बीच है, ध्रुव के बीच है, तो यह आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब इधर देखिए, यहाँ पर समझ लीजिए किरण है तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और एगो किरण ऐसे जाएगा ना, फोकस से सीधा वक्रता केंद्र से जाएगा। चाहे फोकस वाला लीजिएगा तो उससे भी बन सकता है, तो पीछे जाके मिलेगा और बड़ा बनेगा।
तो इसका आंसर है ग। देखिए 10 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति, मतलब आभासी, अवतल दर्पण में आभासी एक ही स्थिति में बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच हो तब। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, घ आंसर। 11 नंबर देखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर चालक का गाड़ी होता है ना, उसके दोनों तरफ देखिए क्या कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है, मतलब उसमें दूर का वस्तु छोटा करके दिखाता है। 12 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब उत्तल दर्पण है ना, उससे द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा दोनों होता है। 12 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल, यहाँ पर देखिए उसमें काल्पनिक और सीधा का था, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो वो सीधा ही होता है। 14 नंबर देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा, मतलब लंबवत आपतित हो रहा है। तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक समतल दर्पण लीजिए, समतल दर्पण ले लिए और समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो रहा है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, मतलब जिससे यह किरण जिस रेस मतलब जिस तरह यह किरण आ रहा है ना उसी तरह जा रहा है, तो इसका परावर्तन कोण कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, जीरो। काहे कि इस आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों सेम ही फेज पे है, तो इसका जीरो होगा। देखिए 15 नंबर, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप ज्ञात ही नहीं कर सकते, अनंत होता है समतल दर्पण की फोकस दूरी। 16 नंबर देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, मतलब ये बोल रहा है, देखिए ये गोलीय दर्पण समझ लीजिए, इसका ये ध्रुव है P और इसका वक्रता केंद्र, तो ई दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। काहे कि ये एक वृत्त बनाइएगा ना, एक देखिए एक अगर वृत्त बना लिए और यहाँ पे P बिंदु है और इसका केंद्र से ये दूरी त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या आंसर होगा। अगला देखिए 17 नंबर, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतना दे दिया है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो दोस्तों F बराबर, आप फार्मूला ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि F बराबर R/2 होता है। तो हमको क्या F का मान दे दिया 12.2425 है, ओ सॉरी, बराबर R/2। अब देखिए ये 2 को इधर लाइएगा तो R बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 2 दूना 4, 1 5, हाथ में 1 और 2 1 3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर होगा। ओ कैलकुलेशन में हम गलत किए, हासिल वहाँ बच भी नहीं, 25 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। 18 नंबर देखिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है, मतलब कहाँ पर वस्तु स्थित होगा उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर। तो ये भी याद रख लीजिए कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर ही होगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 19 नंबर देखिए, वस्तु पर बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, वस्तु पर बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। 20 नंबर देखिए, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा, मतलब बोल रहा है अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण है से वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के बीच हो, मतलब ये ध्रुव है और ये फोकस है के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा। तो ये याद रखना है कि ध्रुव और फोकस के बीच जब भी अवतल दर्पण में होगा तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बनेगा, तो आभासी तथा बड़ा है। 21 नंबर देखिए, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, दर्पण हो सकता है, मतलब क्या बोल रहा है, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो सकता है। तो सीधा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो। तो काल्पनिक किस किस में होता है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो ये दोनों आंसर होगा ग।
22 नंबर देखिए, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। तो आप फेज़र सब कुछ देखते होंगे, दर्पण में आप लोग यूज करते हैं, वो समतल दर्पण होता है तो उसमें मतलब वस्तु का प्रतिबिंब और उसका आकार दोनों सेम होता है। 23 नंबर देखिए, अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के ओनली वन केस ब्रो, मतलब देखिए अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु दर्पण के जब दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के बीच हो तब बनना स्टार्ट होता है। देखिए 24 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग याद भी किए होंगे कि हजामती कार्य में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 35 नंबर देखिए, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है, मतलब जो वास्तविक वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होइएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण और समतल दर्पण और अवतल दर्पण इन तीनों में ना मतलब वास्तविक का आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मगर यहाँ पर ऑप्शन एक ही सही होगा, क्योंकि देखिए आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में मिरर पर बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में मिरर के पीछे बनता है, इसीलिए का आंसर समतल दर्पण होगा। 26 नंबर देखिए, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों ये भी फार्मूला भी आया है, इसको याद कर लीजिएगा। P बराबर होता है 1/f, सेंटीमीटर में होना चाहिए f। तो इसका आंसर है क्या बोल रहा है, मतलब किसी फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है, तो P का मान पूछ रहा है तो 1/f होगा। याद रख लीजिएगा, लेंस की क्षमता बराबर लेंस की क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है फोकस दूरी के, तो P बराबर 1/f होता है। 27 नंबर देखिए, डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। डायोप्टर बोल रहा है उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी मीटर में होता है, उसकी होता है। जिसका 1 मीटर हो ना उसका डायोप्टर होता है। देखिए अगर सेंटीमीटर में दिया रहता है ना तो उसको 100 से ऊपर में डिवाइड करके तब मान रख के हम बनाते हैं। तो ये डायोप्टर उसका मात्रक है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूरा भी आएगा जरूर। ग नंबर डायोप्टर, लेंस की क्षमता कैसा मात्रक डायोप्टर। 29 नंबर देखिए, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ तो इसे कहते हैं, मतलब किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे हुए किस में होता है, तो उत्तल लेंस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। इसमें उल्टा होता है, अवतल और उत्तल में, दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की जो अवतल दर्पण की जो क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। 31 नंबर देखिए दोस्तों, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी, मतलब बोल रहा है एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो देखिए निकाल लेते हैं अभी। देखिए P बराबर दिया हुआ है क्षमता -5, तो फोकस दूरी तो 1/f लगाइए, यहाँ पर 5। अब देखिए सेंटीमीटर में डायोप्टर हमेशा मीटर में रहता है, तो ये अभी इसका देखिए f निकालेंगे। f निकालने के लिए इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो f बराबर -5 बट्टा 1/f न है, 1/f बराबर -5 बट्टा 100 कटेगा 20 मरतबे 20 पंचे 100, तो f का मान आ गया -20 सेंटीमीटर। 32 नंबर देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा दर्प पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस के लिए प्रयुक्त कौन नहीं किया जा सकता, तो देखिए जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता, प्लास्टिक, मतलब लेंस के लिए कि उसमें आप देख सकते हैं अपने चेहरे आर को या नहीं, तो मिट्टी में नहीं देख सकते। देखिए
33 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और परावर्तन कोण के बीच, अभिलंब के बीच कोण परावर्तन किरण। तो यहाँ पर निर्गत पूछ रहा है, तो निर्गत कोण किस, देखिए 25 नंबर नहीं 34 नंबर देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होता है वो पूछ रहा है। तो माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये वाला आप याद किए होंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम साइन आई बाई साइन आर या साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू। तो म्यू पूछ रहा है, अपवर्तनांक म्यू पूछ रहा है, तो साइन आई बाई साइन आर का आंसर होगा। 35 नंबर, कांच या पानी में प्रकाश का वेग, कांच और या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो यहाँ पर कुछ नहीं, किसी के सापेक्ष नहीं पूछ रहा है, तो आप दिमाग में लगा लीजिएगा कि ये हमसे हवा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो क्या होता है, पानी में और कांच में प्रकाश का वेग घटता है, काहे कि हवा में 3 होता है और पानी और कांच में लगभग 2 और 2.5 के आसपास होता है। 36 नंबर देखिए, अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक m पूछ रहा है, निरपेक्ष मतलब क्या पूछ रहा है? निरपेक्ष पूछ रहा है। तो वायु में तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग ये है, तो निरपेक्ष होता है पहले माध्यम का वेग बट्टा दूसरे माध्यम का वेग। तो आंसर ये होगा c/v का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं एक वीडियो नहीं डाल पाया था, काहे कि मुझे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए, और वीडियो को शेयर, लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।